पुलिस ने फरार खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह को एनएसए के तहत किया गिरफ्तार। आज सुबह पुलिस ने अमृतपाल को मोगा से किया गिरफ्तार। गिरफ्तारी के बाद असम के डिब्रूगढ़ जेल भेजा गया अमृतपाल। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने गुयाना के विदेश मंत्री के साथ भारत गुयाना संयुक्त आयोग की बैठक की सह-अध्यक्षता की। कृषि, ऊर्जा, रक्षा सहयोग सहित कई अन्य मुद्दों पर हुई व्यापक चर्चा। विदेश मंत्री ने गुयाना के प्रधानमंत्री और नेशनल असेंबली के स्पीकर से की मुलाकात। भारत की मदद से बन रही परियोजना का लिया जायजा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तेलंगाना में सांसद प्रवास योजना के तहत एक जनसभा को करेंगे संबोधित। हाल में ऑस्कर पुरस्कार जीती फिल्म आरआरआर की टीम के सदस्यों से भी करेंगे मुलाकात। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत भुवनेश्वर में शिक्षा कार्य समूह की तीसरी बैठक से पहले कार्य का भविष्य विषय पर भुवनेश्वर में विशेष प्रदर्शनी का आयोजन। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों की मदद के लिए आगे आया सऊदी अरब। सऊदी ने अपने नागरिकों और राजनयिकों के साथ भारत समेत अन्य देशों के फंसे 150 से ज्यादा नागरिकों को सूडान से निकाला बाहर। अमेरिका ने खार्तूम स्थित दूतावास से अपने राजनयिकों को सुरक्षित निकाला। आईपीएल में आज पहले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का राजस्थान रॉयल्स के साथ होगा सामना। वहीं दूसरे मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स की चेन्नई सुपर किंग्स के साथ होगी भिड़ंत। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। फरार खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह को पंजाब पुलिस ने एनएसए के तहत मोगा से गिरफ्तार किया है। पंजाब पुलिस ने मोगा के गांव रोडे से आज सुबह गिरफ्तार किए गए अमृतपाल को असम की डिब्रूगढ़ जेल भेज दिया। अमृतपाल को रोडे से पहले मोगा लाया गया। मोगा में आईजी इंटेलिजेंस समेत पुलिस के आला अधिकारी रात से ही मौजूद थे। पुलिस ने अमृतपाल से पूछे जाने वाले सवालों का ब्यौरा तैयार कर रखा था। हालांकि अमृतपाल ने ज्यादातर सवालों के जवाब नहीं दिए। इसके बाद पुलिस कागजी कार्रवाई पूरी कर सड़क मार्ग से अमृतपाल को लेकर भटिंडा पहुंची। यहां से उसे डिब्रूगढ़ के लिए रवाना किया गया। अमृतपाल को गिरफ्तार करने के बाद पंजाब पुलिस ने अलर्ट घोषित कर दिया। पंजाब के आईजीपी सुखचैन सिंह गिल ने कहा कि अमृतपाल सिंह को विशेष अभियान के तहत गिरफ्तार किया गया है और इस दौरान पुलिस ने शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जनता का आभार जताया। पंजाब पुलिस ने इस केस में दबाव बनाया हुआ था पिछले 35 दिन से। सारे ही पंजाब पुलिस के जो विंग्स थे वो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे थे, जिसमें इंटेलिजेंस विंग है, बाकी सारे हमारे विंग्स हैं। अमृतपाल सिंह के खिलाफ एनएसए के वारंट्स इशू हुए थे। इन वारंट्स को आज सुबह एग्जीक्यूट किया गया है। उसकी गिरफ्तारी जो है एनएसए के अधीन की गई है। फर्दर इसमें जो लॉ है अपने पेस पे ड्यू प्रोसेस के साथ लॉ काम करेगा। इसमें स्पेशल ऑपरेशनल इनपुट्स हमारे पास थे, जिसमें पंजाब पुलिस और पंजाब पुलिस के जो इंटेलिजेंस विंग है उनके पास थे कि अमृतपाल सिंह रोडे विलेज में प्रेजेंट है। सुबह एक ऑपरेशन चला के जिसमें पूरे विलेज को प्रॉपर तरीके से पूरे संयम के साथ, पेशेंस के साथ कॉर्डन करके, और उसके बाद क्योंकि स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन थी कि अमृतपाल सिंह गुरुद्वारा साहब के अंदर है, गुरुद्वारा साहब की जो मर्यादा है वो सबसे सुप्रीम है, तो उसको मेंटेन करते हुए एक मैसेज उसके पास चला गया, कन्वे हो गया, उसको पता चल गया कि अब वो सारी तरफ से गिर चुका है और उसके पास एस्केप करने का कोई रूट नहीं है। तो इसमें पंजाब पुलिस का जो अमृतसर रूरल पुलिस है और इंटेलिजेंस के जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनके कोऑर्डिनेशन से सुबह उसको रोडे विलेज से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करने के बाद एनएसए का, जैसे मैंने बताया, वारंट एग्जीक्यूट किया गया है। उसमें गिरफ्तार करके उसको डिब्रूगढ़ असम के लिए एज पर प्रोसीजर, एज पर लॉ जो है रवाना कर दिया गया है। और उधर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने गुयाना के विदेश मंत्री ह्यू टॉड के साथ 5वीं भारत गुयाना संयुक्त समिति बैठक की सह-अध्यक्षता की। बैठक के दौरान कृषि, ऊर्जा, स्वास्थ्य और फार्मास्यूटिकल्स, आयुर्वेद और वेलनेस, रक्षा सहयोग,
मानव संसाधन, प्रौद्योगिकी और नवाचार, बुनियादी ढांचा विकास जैसे मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। इस दौरान दोनों देशों के बीच आप्रवासन, मोबिलिटी और वायु संपर्क के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर समझौता भी हुआ। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अधिकारियों को गुयाना से करीबी संबंध बनाए रखने और व्यापारिक संबंधों को मजबूत बनाने के लिए कहा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने गुयाना के प्रधानमंत्री मार्क फिलिप से मुलाकात की और उन्होंने ऊर्जा, आपदा, लचीलापन और उसकी तैयारी और रक्षा सहयोग पर चर्चा की और उन्होंने कहा गुयाना की विकास यात्रा में भारत भागीदार बनेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने गुयाना की संसद में नेशनल असेंबली के स्पीकर मंजूर नादिर से मुलाकात की और एक जारी बयान में उन्होंने कहा, हमारा साझा इतिहास कई परंपराएं प्रदान करता है जो हमें और करीब लाती हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत गुयाना बिजनेस राउंड टेबल को संबोधित किया। विदेश मंत्री ह्यूग टॉग और वित्त मंत्री अश्नी सिंह और लोक निर्माण मंत्री देवदत्त इंदर की भागीदारी की सराहना की और कहा कि गुयाना और भारत की प्रभावशाली विकास दर को देखते हुए हमारी साझेदारी में कई नई संभावनाएं हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने गुयाना की लोक निर्माण मंत्री देवदत्त इंदर के साथ भारत की मदद से बनाए जा रहे ईस्ट बैंक ईस्ट कोस्ट रोड लिंकेज प्रोजेक्ट का साइट विजिट भी किया और कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ कर्मचारियों से बातचीत की। उनके उत्साह से प्रभावित भी हुए। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तेलंगाना स्थित चिवेल्ला में विजय संकल्प सभा को संबोधित करेंगे। उनका दौरा संसद प्रवास योजना कार्यक्रम का हिस्सा है। इस दौरान वो नाटू नाटू गीत के लिए प्रतिष्ठित ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली फिल्म RRR की टीम के सदस्यों से भी मुलाकात करेंगे। इस दौरान वो निर्देशक SS राजामौली, लेखक KV विजेंद्र प्रसाद, संगीतकार MM कीरवानी सहित फिल्म के कलाकार जूनियर NTR और अभिनेता रामचरण को सम्मानित करेंगे। और वक्त यहाँ एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द लौटते हैं। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को केरल के एक महत्वपूर्ण शहर कोच्चि में होंगे, जहां पर वो एक कॉलेज में युवम मेगा यूथ कॉन्क्लेव को संबोधित करेंगे। इस कॉन्क्लेव में तकरीबन 50,000 से भी ज्यादा युवाओं के पहुंचने की संभावना है। क्या कुछ रहेगा प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम, इस पर केरल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन से DD न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत उन्होंने की और कहा कि केरल के लिए ये एक ऐतिहासिक क्षण होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साथ युवाओं को संबोधित करेंगे और उन्हें देश का विकास मॉडल समझाएंगे। हमारे संवाददाता राजेश राज ने कोच्चि में केरल के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन से खास बातचीत की, देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को केरला के कोच्चि में होंगे और यहां पर एक यूथ कॉन्क्लेव को संबोधित करेंगे और क्या क्या खास कार्यक्रम है, इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए केरला भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन हमारे साथ हैं, अभी कोच्चि में मौजूद हैं। सुरेंद्रन साहब, DD न्यूज दिल्ली में स्वागत आपका। सबसे पहले क्या क्या कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं, क्या क्या कार्यक्रम है? सबसे पहले ये हमें इधर एक बड़ा रोड शो है, पहली बार मोदी जी का एक रोड शो केरल में है। कोच्चि में एक बड़ा कार्यक्रम, हमारे जो पार्टी कार्यकर्ता एवं सामान्य नागरिक, कोच्चि का नागरिक, एक सबसे बड़ा एक रोड शो हम करेंगे। उसके बाद ये कोचिन सेक्रेड हार्ट कॉलेज में एक बड़ा युवा समावेश, स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल स्टूडेंट्स और टेक्नोक्रेट्स एंड एंटरप्रेन्योर्स एंड वेरियस स्पोर्ट्स, फिल्म, आर्ट्स, कल्चरल youth icons are participating in this mega youth conclave. This is regarding the development of Kerala
Since last 70 years, 7 decades, both the LDF and UDF ruled and ruined Kerala, looted Kerala. Berosgari, unemployment, underdevelopment, all these things. Lakhs and lakhs of youths are migrating from Kerala to other states and other countries. Our higher education system is totally collapsed. So we are searching. The people of Kerala, especially the youth community, is very eagerly watching Narendra Modi ji, Modi ji's Vikas ki Rajaniti. So all over India development is happening except Kerala. So this question. कितने यूथ पार्टिसिपेट करेंगे उसमें, और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ आएंगे तो युवाओं में एक नया जोश देखने को मिलेगा, वो सुनने के लिए आएंगे? यह बहुत बड़ा जोश युवा में. एक्चुअली केरला अवेट्स नरेंद्र मोदी जी. आकांक्षा, आशा आकांक्षा बहुत ज्यादा है मोदी जी के ओर पर. मोदी जी एक रोल मॉडल है केरल का नौजवान का. सो दी पीपल आर टोटली विथ नरेंद्र मोदी जी. मोदी जी's development agenda wholeheartedly Kerala youths are accepting. Modi ji's approval is growing day by day in Kerala. You can see on 24th evening how the youth of Kerala is responding, how the emerging youths supporting Modi ji. कितने यूथ जो है पार्टिसिपेट करेंगे, एक अप्रॉक्स अगर बात करें, क्या उम्मीद की जाए कि हजारों नौजवानों को प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे? एक मेगा शो है वो. ये एक पार्टी कार्यक्रम नहीं है, ये सामान्य युवाओं का एक बड़ा अधिवेशन है. कम से कम 50,000 युवा डेफिनेटली विल कम. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरला में जब होंगे तो यहाँ के नौजवानों के सामने उनको सुनने और समझने का एक बड़ा अवसर मिलेगा. एक मेगा शो में वो केरला के नौजवान को संबोधित करेंगे और देश का जो रोल मॉडल है, विकास का जो रोल मॉडल है, उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल के नौजवानों को समझाने की कोशिश करेंगे. ये कहना है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष केरला के सुरेंद्रन का, जो डीडी न्यूज से अभी खास बातचीत कर रहे थे. कैमरामैन राजेश रिक्की के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, कोच्चि. और शिक्षा कार्य समूह की तीसरी बैठक आगामी 27 और 28 अप्रैल को भुवनेश्वर में होगी. बैठक में G20 शिक्षा कार्य समूह की बैठकों के अग्रगामी कार्यक्रम आज से 26 अप्रैल तक आयोजित होंगे. आज से 25 अप्रैल तक कार्य का भविष्य विषय पर एक विशेष प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया. इसके बाद धर्मेंद्र प्रधान ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया. नवाचार में दिलचस्पी रखने वालों, अनुसंधानकर्ताओं और नव उद्यमियों से मुलाकात कर चर्चा की. प्रदर्शनी 27 और 28 अप्रैल को जनता के लिए खुलेगी. कार्य का भविष्य प्रदर्शनी के लिए 100 से अधिक स्टॉलों के साथ 34,000 वर्ग फुट का प्रदर्शनी क्षेत्र स्थापित किया गया है. प्रदर्शनी में विनिर्माण, शासन और शिक्षण के भविष्य के साथ समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है. कार्य के भविष्य पर कार्यशाला का भी आयोजन किया गया है. और आपको बता दें कि साथ ही भारत और सिंगापुर के कौशल निर्माण मॉडल 3 पैनल चर्चाओं पर केंद्रित हैं, जिसमें पहला स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम में कौशल का एकीकरण, दूसरा भविष्य के लिए तैयार कार्यबल बनाने के लिए चुस्त और सशक्त TVET इकोसिस्टम और तीसरा कार्य का भविष्य के संदर्भ में आजीवन शिक्षण और कौशल को मान्यता शामिल है. ओडिशा राज्य में एक महत्वपूर्ण आदिवासी आबादी है, इसलिए ओडिशा की जनजातियों पर भी विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा और उनके उत्पादों को विभिन्न कार्यक्रमों और क्रियाकलापों के दौरान प्रदर्शित किया जाएगा. G20 प्रतिनिधियों को मिलेट और स्थानीय व्यंजन परोसे जाएंगे ताकि उन्हें भारत के पारंपरिक भोजन से परिचित कराया जा सके. G20 एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक का उद्देश्य भविष्य के काम से संबंधित मुद्दों के समाधान को खोजना है. इस दौरान बैठक में बुनियादी साक्षरता प्रौद्योगिकी के जरिए पठन पाठन और एक समावेशी, न्याय संगत, प्रासंगिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जैसे अहम विषयों पर गहन चर्चा की जाएगी. इसके साथ ही बैठक में G20 प्रतिनिधि भी अपने विचार साझा करेंगे.
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय कल से नई दिल्ली में मलेरिया उन्मूलन पर एशिया प्रशांत क्षेत्र के नेताओं का सम्मेलन आयोजित करेगा। ये सम्मेलन मलेरिया उन्मूलन की दिशा में चल रहे प्रयासों पर चर्चा करने के लिए एशिया प्रशांत क्षेत्र के नेताओं को एक मंच प्रदान करेगा। मंत्रालय ने कहा कि सम्मेलन का उद्देश्य 2030 तक मलेरिया उन्मूलन के प्रयासों में तेजी लाने की राजनीतिक प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि करना है। भारत ने हाल के वर्षों में मलेरिया उन्मूलन की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है और वैश्विक स्तर पर इसकी सराहना भी की गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट पहल में शामिल 11 देशों में से केवल भारत में कोविड महामारी के दौरान मलेरिया के मामलों में गिरावट दर्ज की गई। वर्ष 2015 से 2022 तक मलेरिया के मामलों में 85% से अधिक की कमी आई और मौतें भी 83% से कम हुई हैं। और यहां वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द लौटते हैं। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के रेखणी खाल क्षेत्र में पिछले दिनों बाघ ने 2 बुजुर्गों को अपना निवाला बना दिया और इस कारण इलाके में दहशत बनी हुई है। वहीं पौड़ी जिला प्रशासन ने तहसील रेखणी खाल और धूमाकोट इलाके में बाघ के हमलों की घटनाओं को देखते हुए रात्रि कर्फ्यू लगाया है, जो शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रभावी है। लोगों से रात के समय अनावश्यक घर से बाहर ना निकलने को कहा गया है। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान का कहना है कि इलाके में बाघ की निगरानी की जा रही है। इसके अलावा वन विभाग, कॉर्बेट नेशनल पार्क और जिला प्रशासन के अधिकारियों और कर्मचारियों ने डेरा डाला हुआ है। गढ़वाल वन प्रभाग के डीएफओ स्वप्निल अनिरुद्ध ने कहा कि जहां बाघ ने हमला किया उन दोनों गांवों में पिंजरे और ट्रेसिंग कैमरे लगाए गए हैं। साथ ही ट्रैंकुलाइज टीमें भी तैयार की गई हैं। इस पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है। पूर्वोत्तर में जमीनी स्तर पर बदलाव लाने के साथ ही मोदी सरकार की एक बड़ी सफलता रही है कि पूर्वोत्तर को लेकर वो लोगों के सोच में बदलाव ला पाई है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के दौरान सरकार ने अब सीमा के सबसे आखिरी छोर पर बसे गांव को पहला गांव माना है। नागालैंड के दौरे पर सूचना प्रसारण मंत्री एल मुरुगन सीमावर्ती गांव अवंखगु सहित कुछ अन्य गांवों का उन्होंने दौरा किया। केंद्रीय सूचना प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने गांव में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री ने जानकारी दी कि बच्चों के लिए फिल्म स्क्रीनिंग के लिए फेक जिले को 14.99 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है। I'm happily to share with them to the Children's Film Society. So we allotted 15 lakhs rupees for this district to exhibit the children's film to the local village people and the children's. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बसव जयंती के अवसर पर ट्वीट कर कहा, बसव जयंती के पावन अवसर पर मैं जगत गुरु बसवेश्वर को नमन करता हूं। उनके विचार और आदर्श हमें मानवता की सेवा करने की प्रेरणा देते हैं। उन्होंने वंचितों को सशक्त बनाने और एक मजबूत और समृद्ध समाज के निर्माण पर बल दिया। साथ ही उन्होंने एक वीडियो भी साझा किया। मुझे भगवान बसवेश्वर के वचनों, उनके संदेशों से निरंतर कुछ न कुछ सीखने का सौभाग्य मिला। चाहे उनके वचनों को देश की 23 भाषाओं में अनुवाद हो या फिर लंदन में उनकी मूर्ति के अनावरण का अवसर, हर बार मैंने कुछ न कुछ नया सीखा है, नई ऊर्जा प्राप्त की है, नई प्रेरणा प्राप्त की है। आज से सदियों पहले ही भगवान बसवेश्वर ने सोशल और जेंडर इक्वलिटी जैसे बड़े महत्वपूर्ण विषयों पर उस जमाने में समाज का मार्गदर्शन किया। वो कहते थे, समाज में बड़ा और छोटा हर व्यक्ति राष्ट्र की सेवा में एक श्रमिक ही है। उनका विश्व दर्शन करुणा और प्रेम से ही भरा हुआ था। ऐसा लगता था जैसे मानो
उनकी आंखों में से करुणा और प्रेम के झरने बह रहे हैं। उन्होंने हमेशा अहिंसा और प्रेम को ही भारतीय संस्कृति के केंद्र में रखा। देश और दुनिया में भगवान बसवेश्वर के सभी अनुयायियों को उनकी जयंती पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। गांधी दर्शन समिति के उपाध्यक्ष विजय गोयल ने G20 युवा दौड़ को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस साल भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है, जिसके तहत देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। और महाराष्ट्र के पुणे में आज तड़के करीब 3 बजे पुणे बेंगलुरु हाईवे पर एक ट्रक और निजी बस की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा इस हादसे में 22 लोग घायल हो गए। बस से टक्कर के बाद ट्रक पलट गया। पुलिस ने बताया कि ट्रक और बस की टक्कर के बाद लोगों की चीख पुकार मच गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर शव वाहन से बाहर निकाले गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। और बुलेटिन में फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है। जल्द लौटते हैं। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सऊदी अरब ने संघर्ष प्रभावित सूडान से 12 देशों के 66 नागरिकों को सुरक्षित निकाला है। इनमें कुछ भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने सऊदी अरब के समकक्ष से इस बारे में बातचीत की थी। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को सूडान में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की थी। सनद रहे सूडान 15 अप्रैल से खार्तूम और अन्य क्षेत्रों में सूडानी सेना और आरएसएफ के बीच घातक सशस्त्र संघर्ष देख रहा है। सूडान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार शुक्रवार तक संघर्ष में 400 से अधिक लोग मारे गए और लगभग 3,500 घायल हुए हैं। और वहीं सूडान में जारी संघर्ष के बीच अमेरिकी बलों ने सूडान स्थित अमेरिकी दूतावास के कर्मियों को बाहर निकाल लिया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्वीट कर जानकारी दी। सूडान की सेना से संघर्ष कर रहे रैपिड सपोर्ट फोर्सेस ने बताया कि अमेरिकी बचाव अभियान में 6 विमानों की मदद ली गई और उसने अमेरिका के साथ निकासी प्रयासों में समन्वय किया। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने सुरक्षा संबंधी गंभीर स्थिति के कारण दूतावास में कामकाज रोक दिया है। अभी ये स्पष्ट नहीं है कि दूतावास में कामकाज फिर से कब शुरू होगा। सूडान में आपसी संघर्ष में लगे गुट ईद उल फित्र के कारण 3 दिन के युद्ध विराम के लिए सहमत हुए थे, लेकिन इसके बाद भी कल शनिवार को राजधानी खार्तूम में धमाके और गोलियां चलने की आवाज सुनी गई। राजधानी खार्तूम और आसपास के शहरों में आपको बता दें कि ओम डुरमैन और बहरी के निवासियों ने कहा कि कल राज्य प्रसारक के पास हवाई हमले और सेना मुख्यालय के पास सहित कई क्षेत्रों में गोलीबारी होने के कारण संघर्ष तेज हो गया। सूडान की राजधानी खार्तूम में हवाई अड्डे को बार बार निशाना बनाया जा रहा है, जिससे कि लोगों को शहर छोड़ने और बाहर सुरक्षित क्षेत्रों में नहीं जा पा रहे हैं। इससे पहले किए गए 2 संघर्ष विराम के प्रयास विफल हो गए। इधर सूडान में जारी संघर्ष के बीच रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के प्रमुख जनरल मोहम्मद हमदान दगालो ने कहा कि वे सेना प्रमुख जनरल अब्देल फताह अल बुरहान के साथ कोई बातचीत नहीं करेंगे। सूडान में सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच 1 सप्ताह से जारी संघर्ष में 400 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। सेना प्रमुख जनरल मोहम्मद हमदान दगालो पर संघर्ष विराम को बार बार तोड़ने का आरोप लगाते हुए दगालो ने कहा कि वे चाहते हैं कि जनरल अल बुरहान आत्मसमर्पण कर दें। इससे पहले सेना प्रमुख बुरहान ने कहा कि देश के युद्धरत पक्षों को सूडानी के रूप में बैठने और आशा और जीवन को बहाल करने
के लिए सही रास्ता खोजने की जरूरत है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि किसी भी शांति समझौते के बाद प्रतिद्वंदी आरएसएफ को सेना में शामिल करने की जरूरत है। माली के सेवारे शहर में तिहरे आत्मघाती बम हमले में कम से कम 9 लोग मारे गए और 60 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। इस आत्मघाती हमले में सवेरे शहर के करीब 20 इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है और स्थानीय गवर्नर के एक प्रवक्ता याकूब मेगा ने कहा कि विस्फोटों में मारे गए और घायल हुए सभी लोग आम नागरिक थे। 2012 में तुआरेग अलगाववादी विद्रोह के बाद से ही माली हिंसक विद्रोह का केंद्र बना हुआ है। माली के सेवारे में एक सैन्य अड्डे और संयुक्त राष्ट्र मिशन के सैनिकों का ठिकाना है। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा ने कहा कि वो यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बारे में अपने विचारों से किसी को भी खुश नहीं करना चाहते हैं। लूला ने लिस्बन में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, मैं रूस और यूक्रेन को मेज पर लाने का एक तरीका बनाना चाहता हूं। मैं एक तीसरा विकल्प संघर्ष को हल करने के लिए खोजना चाहता हूं। फरवरी 2022 में मॉस्को द्वारा अपने पड़ोसी देश पर आक्रमण करने के बाद शुरू हुए संघर्ष के लिए लूला ने पश्चिम में कई लोगों को नाराज किया है। गौरतलब है कि लूला शुक्रवार को 5 दिवसीय यात्रा के लिए पुर्तगाल पहुंचे क्योंकि वो विदेशी संबंधों को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओर्बन ने शनिवार को सर्बिया का दौरा किया। अपनी यात्रा के दौरान वो सर्बिया के सशस्त्र बल दिवस समारोह में शामिल हुए। उन्होंने सेना की विशेष बलों द्वारा प्रदर्शनों को देखा। वहीं सर्बियाई प्रधानमंत्री ने सैनिकों के मार्च का निरीक्षण किया। इस दौरान सैनिकों ने लड़ाकू विमानों से उड़ान भरी और कई अन्य करतब किए। 5000 से अधिक सर्बियाई सैन्य सदस्यों ने 2300 हथियारों और 60 विमानों के साथ प्रदर्शन किया। इंडोनेशिया में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। यूरोपियन मेडिटेरेनियन सिस्मोलॉजिकल सेंटर के अधिकारियों के मुताबिक इंडोनेशिया में आज सुबह लगातार 2 बार भूकंप के झटके लगे। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.1 और 5.8 मापी गई। अधिकारियों ने बताया कि आज तड़के केपुलुआन बाटू में 2 बार भूकंप से धरती हिली। रिक्टर स्केल पर पहले वाले की तीव्रता 6.1 रही। इसके कुछ ही घंटे बाद 5.8 तीव्रता वाला एक और भूकंप का झटका महसूस किया गया। पहला भूकंप 43 किलोमीटर की गहराई पर जबकि दूसरा 40 किलोमीटर की गहराई पर था। भूकंप के कारण अभी तक किसी तरह के जनधन की हानि की सूचना नहीं है। बुधवार को भी इंडोनेशिया में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.4 मापी गई थी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।